धन्यवाद आपका। तो सर सबसे पहले आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और आप कहाँ से आते हैं सर, और आपका मीडियम क्या था? मैं तो इंग्लिश मीडियम से दिया था। ओके सर। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जवाहर नवोदय विद्यालय से मैंने 10वीं किया है। फिर कंप्यूटर साइंस में मैंने ग्रेजुएशन किया NIT दिल्ली से। ओके सर। और उसके बाद फिर यहाँ। तो सर आपकी कोई तैयारी या फिर आपका कोई कोचिंग या फिर आपका सेल्फ स्टडी कैसे आपने किया? क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो मुझे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो मैंने लिया उनसे गाइडेंस, लेकिन BPSC के लिए स्पेसिफिक बोलेगा तो मैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा किया हूँ। तो ऐसा है सीन। तो ये BPSC का प्रीलिम्स के लिए कितने मंथ अगर दे दिया जाए सफिशिएंट रहेगा आपके लिए? प्रीलिम्स के लिए? हाँ। प्रीलिम्स क्योंकि अब थोड़ा कठिन हो गया है तो अब हल्के में नहीं ले सकते हैं प्रीलिम्स को। तो आप पहले जैसे हम लोग 15-20 दिन में निकाल लेते थे, अब उसको बढ़ा करके आपको 40-45 दिन देना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए अलग से। तो गाइस मैं बता दूं कि अभी जो 30 तारीख को रिसेंटली पेपर हुआ, जो ट्विस्ट किया है ना UPSC की तरफ, हाँ। जो कूट वाले या फिर नहीं वाले जिस तरीके से क्वेश्चन आए, लगता है कि जो ये पैटर्न बन रहा है बिल्कुल UPSC के पैटर्न पे बन रहा है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? आपने NCERT पढ़ी या फिर आपने एडवांस पढ़ी? जो आपने न्यू यानी जो आपने फाउंडेशन किया, आपने कहाँ से कैसे किया? मैंने 67 के टाइम पे सारा NCERT नहीं पढ़ा था, लेकिन जैसे 68 का पेपर देखा, मैं भी दिया था, सभी 68 का भी मेंस में लिखा हूँ, रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। तो 68 के बाद ही मैंने रियलाइज़ किया कि अब NCERT बेस्ड सवाल आने वाले हैं। तो मैं थ्रू हो गया सारे NCERT के अभी, और मैं सारा NCERT लाइन बाय उसका नोट्स भी बना लिया हूँ। तो ये ज़रूरी है और सबको करना है, वरना शॉर्टकट के चक्कर में आपका फिर 1 साल और लग जाएगा। तो गाइज मैं बता दूं NCERT का मतलब फैक्ट नहीं है, NCERT का मतलब वो है कंसेप्चुअल क्लियरिटी। तो यानी जो स्टोरी फॉर्म में, यानी उस सर का कहना है कि कंसेप्ट का आप किस तरीके से आप कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, वो BPSC उसकी तरफ जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपका सवाल कुछ ऐसा होगा आप प्रीलिम्स में भी, जो आप अगर स्टोरी फॉर्म में पढ़े रहेंगे तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे और सवाल सॉल्व हो जाएगा। उससे फैक्चुअल में फॉर्म आपका ऑप्शनल क्या था सर? सोशियोलॉजी था मेरा ऑप्शनल। तो ये साइंस से सोशियोलॉजी की तरफ ट्रांसफर होना, कभी इंटरव्यू ने कहीं ऐसा पूछा कि आप जो है सोशियोलॉजी यानी साइंस से सोशियोलॉजी की तरफ कैसे? हाँ, वो पूछे आज, लकीली वही सवाल पूछे थे हमसे कि आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड रहा है, उसमें इतना स्कोप है, तो फिर आप जब ऑप्शनल में सोशियोलॉजी क्यों ले लिए? तो उनको मैंने बताया जो एक जेन्युइन आंसर होता है कि सर मैंने इसका प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया, हमारे पास जितना समय था उस समय में मैं इसको बेहतर प्रिपेयर कर सकता था। और दूसरी बात कि सोसाइटी में हम काम करने जा रहे हैं तो सोशियोलॉजी सबसे क्लोज सब्जेक्ट है सोसाइटी के, तो वो सेटिस्फाइड लगे मेरे आंसर से। अब देखते क्या है। तो ये आपका कौन सा इंटरव्यू था और कौन सा अटेम्प्ट था BPSC के लिए? मेरा तो ये पहला ही अटेम्प्ट था। एक अटेम्प्ट मैंने दिया था कॉलेज के टाइम में, वो नॉन सीरियस। यानी सर का अटेम्प्ट यानी फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू, आप फर्स्ट यानी सिलेक्शन भी होगा डिप्टी कलेक्टर पे, ये मानना भी है। और देखते हैं आगे सर। और सर ये बताइए कि आपके जो क्वेश्चन करंट अफेयर किस बेस पे थे? जैसे आपका करंट अफेयर, तो आपके जो इंटरव्यू ने आपके उस पर पूछा, तो क्या करंट अफेयर से कहीं क्वेश्चन थे? करंट अफेयर में मुझसे कोई ऐसा खास सवाल नहीं पूछा, लेकिन जो मेरे बाद सेमी मेंबर में गए थे उसी में उनसे पूछा था कि अभी जैसे G20 में अफ्रीकन यूनियन ऐड हो गया, क्या उसका नाम G21 हो जाएगा? तो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। टेक्निकली हो जाना चाहिए, बट आप स्टैंड लेंगे या होगा या नहीं। तो ये इस टाइप का सवाल एक इजराइल फिलिस्तीन पे भी तुमसे पूछा जा सकता है, हमसे शायद नहीं पूछा गया। तो आपके डैफ, जो आपका डैफ है वो किस तरीके से था, और क्या आपके डैफ में कहीं उन्होंने कोई पॉइंट पकड़ा और डैफ पे आपके इंटरव्यू किया? टैब के बेसिस पे नहीं, उनको बस इतना आइडिया था कि मेरा ऑप्शनल क्या है, मैंने ग्रेजुएशन क्या रखा है, लेकिन हॉबीज़ भी उनको पता होती है कि आप क्या फील किए हैं। पता नहीं, क्योंकि कुछ लड़के से उन्होंने क्रिकेट के बारे में पूछा तो वो बताया कि मैंने आपका हॉबी था क्रिकेट, तो बोले हाँ हॉबी था। तो मे भी उनको कुछ होगा आइडिया इनका। तो सर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो आपने NCERT बता दी फाउंडेशन के लिए, हाँ। लेकिन स्टैंडर्ड की बात अगर हम करें तो स्टैंडर्ड में जैसे लक्ष्मीकांत होता है, उसके बाद स्पेक्ट्रम होता है, तो आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट को किस तरीके से आपने उसको तैयार किया? देखिए, मैं क्योंकि एक अटेम्प्ट मैं UPSC का भी दिया, मैं बीच में जब 67 के साइकिल में पड़ गया तो मैंने दे पाया, तो मैंने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी और स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है। और BPSC के लिए अब NCERT के साथ स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत अगर आप कर लेते हैं तो आप अपना सिलेक्शन थोड़ा श्योर कर सकते हैं। मोर देन सफिशिएंट। हाँ, और इकोनॉमी भी टेक्निकल आ रहा है, लेकिन लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम तो ज़रूरी है NCERT के साथ सर। ओके सर एक चीज़ और सर, आप की बात हो गई तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे जो हमारे 30 वाला जो है आप की बार जो मेंस देंगे, रिसेंटली वाला जो BPSC का मेंस देंगे, तो उस पर आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि जो आपका रैंक डिसाइड करता है, जो आपकी यानी सिलेक्शन का जो 80% जो आपका गेम है वो आपका मेंस ही है कि आप किस तरीके से आप DSP बनेंगे या फिर ऑडिटर बनेंगे या डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। तो आपने मेंस को किस तरीके से आंसर राइटिंग किया या कोई कुछ और चीज़ें उसमें अलग की? मेंस आंसर राइटिंग में मैंने इस बार स्ट्रेटजी चेंज किया था। मैं पिछली बार कोशिश कर पाया था कि डेली आंसर 1-2 कम से कम लिखें,
बट वो हो नहीं पा रहा। बट मैंने अभी पिछले 1-2 महीने से डेली 1-2 आंसर मिनिमम, जो GS1 का या GS2 का आप वीक में शेड्यूल बना लीजिए। नहीं डेली तो आप सप्ताह में कम से कम 3 दिन के 1 दिन गैप करके दीजिए, लेकिन 1-2 सवाल का आंसर लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन का संख्या भी बढ़ गया है। लिमिटेड 3 घंटे में पेपर भी कंप्लीट नहीं हो रहा। मैंने 68 का मेंस लिखा, मुझे दोनों पेपर में लगभग मुश्किल हुआ पेपर कंप्लीट करने में। तो अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और पिछले बार थोड़ा सा ट्रेंड पेपर था एक्सपेक्टेड, बट इस बार हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर भी सोचना पड़े और उसको फास्ट भी लिखना पड़े, तो तैयार रहना पड़ेगा आपको, तो प्रैक्टिस करना हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट और हमारे स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट को आपका मैसेज क्या होगा, लास्ट मैसेज, क्योंकि आप पे बहुत थक गए होंगे पेपर, बच्चे जो बहुत लेट निकल रहे हैं, तो आप पे लास्ट मैसेज क्या होगा हमारे एस्पिरेंट के लिए? मैं तो कहूँगा आप शॉर्टकट के पीछे मत पढ़िए, कोई PDF और उसके चक्कर में मत पढ़िए। अपना NCERT का नोट्स पढ़िए, उसको उससे नोट्स बनाइए और उसको जितना बार रिवाइज कीजिएगा वही आपके काम आएगा। अंत में बात की तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। और सर इसी तरीके से आप और आगे जाएं और सिलेक्शन आपका डिप्टी कलेक्टर पे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ये सर अपना